नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देवोलना भट्टाचार्य और हर बार की तरह आज भी मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस YouTube चैनल में। आज की कहानी मैं सिर्फ कहानी तो नहीं कहूँगी पर एक ऐसी एक्सपीरियंस है जो मेरे बचपन से कुछ रिलेटेड है या फिर कुछ ऐसे किस्से हैं जिससे मैं एक्चुअली में इस कहानी को रिलेट कर पाती हूँ। तो क्या रिलेशन आता है ये कहानी में, जो हम लोग मेन जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा एक बरगद का पेड़ है। तो अक्सर क्या होता था, जब हम लोग छोटे होते थे तो हमारी दादी माँ नानी माँ हमें अक्सर कहानियाँ सुनाया करती थी और रोकती थी भी कि तुम लोगों को रात के वक्त या फिर दोपहर के वक्त ये बड़े बड़े पेड़ों के नीचे से होकर बिल्कुल भी नहीं आना है। खैर, तब मैं सवाल जवाब तो ज़्यादा बहुत नहीं करती थी, लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है, क्योंकि जो रीजंस मैंने सुने थे मेरे दादी माँ से वो काफ़ी डरावने थे। मुझे तब भी डर लगता था और आज भी डर लगता है। तो ये कहानी जो है, ये कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। अक्सर जब हम लोगों को कोई बात कहा जाता है तो हम लोग उसे हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, मानते नहीं हैं, कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। कुछ ऐसा ही हुआ रीता भरी के साथ। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम रीता भरी शर्मा है। मेरी बहुत ही पुरानी सहेली है। वो फ़िलहाल अभी मध्य प्रदेश में रहती है और बहुत अच्छा कर रही है। जो कुछ में भी वो है वो बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन उनके साथ जो ये घटना घटी ये बहुत ही अद्भुत थी। आशा करती हूँ आप सब लोगों को ये कहानी पसंद आए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। देखिए, ये किस्सा जो है रीता भरी के साथ। मैं रीता भरी को यहाँ पे शॉर्ट में रीतू बुलाऊंगी। उनका घर का नाम भी रीतू ही है। तो रीतू अभी प्रिपरेशन ले रही थी, उसको एसएससी क्रैक करना था एक्चुअली। तो काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी। उसने एसएससी के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था। 12th के बाद से उसने सोच लिया कि मैं डिग्री भी करूँगी और साथ ही साथ में एसएससी की भी प्रिपरेशन करूँगी। तो क्लास 12 का जब हम लोगों का रिज़ल्ट आया, वो दूसरे जगह में रहती थी, मैं असम में रहती थी, वो दूसरे जगह में रहती थी, ठीक है, वो असम से नहीं है। तो हम लोग अक्सर फ़ोन में बात किया करते थे तब। तो उसने मुझे एक दिन बताया कि यार आज एक बहुत अजीब एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ मेरे कमरे में अभी कोई है। तो मैंने एज़ यूजुअल हमेशा मजाक में ही उसका ये भी बात मजाक में ही उड़ा दिया और मैंने कहा कि यार तेरा जो इमेजिनेशन है मतलब वो अलग ही लेवल का है। लेकिन हर बार की तरह इस बार उसने हंसी मजाक में ये बात नहीं उड़ाई, पर उसने मुझे बस इतना कहा कि नहीं, ये इस बार मजाक नहीं है, मैं सच में बोल रही हूँ तुझे। मुझे लग रहा है कि मेरे कमरे में कोई है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं अभी तुझे एक्सप्लेन कैसे करूँ। मैंने कहा कि तू अंकल आंटी से बात कर ले। फिर उसने कहा कि आज मम्मी पापा घर पे है नहीं, वो लोग सत्संग के लिए गए हुए हैं दादी माँ को लेके। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो अगर तुझे डर लगता है तो तू बातें करते रहे, मैं हूँ फ़ोन पे। लेकिन जैसे आप सब लोगों को पता है, तब जियो या फिर जैसे अभी सुविधाएं हैं फ़ोन में नेट का वगैरह ये सब, तो तब ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तब बहुत लिमिटेड रिचार्ज होते थे हमारे पास। आपको टॉक टाइम एक्स्ट्रा भरवाना पड़ता था फिर से। ये लाइक बहुत महंगा था। जो कुछ भी था नेटवर्क सिस्टम हम लोग का वो बहुत महंगा था। तो आधा एक घंटा बाद फ़ोन पकड़ने के बाद उसने मुझे कहा कि अच्छा चल ठीक है, अभी मैं रखती हूँ, अभी मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, अगर तुझे तकलीफ़ होती है तो तू मुझे बता सकती है, मैं हमेशा फ़ोन में अवेलेबल हूँ। इनफैक्ट आज पापा ने मुझे ही फ़ोन दे दिया है कि मैं यूज़ करूँ, क्योंकि मम्मी आज पापा के साथ गई हुई थे बाहर, यानी कि मेरी मम्मी, ठीक है। रीता की मम्मी भी बाहर गई थी उनके दादी माँ को और पिताजी को लेके। वो तीनों सत्संग गए हुए थे। यहाँ पे मेरी मम्मी पापा भी घर पे मौजूद नहीं थे, तो इसीलिए एक मोबाइल मेरे पास था। तो फिर से उसने मुझे रात के करीबन 1:30-2 बजे फ़ोन किया और उसने मुझे कहा कि देख, ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कोई है। मतलब मैं तुझे बता नहीं पा रही हूँ, बट मुझे लग रहा है कि कोई है। फिर मैंने कहा कि आस पड़ोस में कोई नहीं है। अगर तुझे डर लग रहा है तो तू किसी के पास जाके बैठ जा। मतलब
अभी तो काफ़ी रात हो चुकी है, अभी तक वो लोग सत्संग से नहीं आए। तो इसके लिए रितु ने मुझसे कहा कि नहीं अभी तक तो वो लोग आए नहीं हैं और मुझे डर काफ़ी लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ आगे। तो मैंने कहा कि तू चिंता मत कर, तू हनुमान चालीसा जो है वो लगा के तू रूम में बैठी रह, ठीक है? तो उसने ऐसा ही किया। 5-10 मिनट बाद हम लोगों की बातें ख़त्म हो गई और मैं वापस से सो गई। जब अगला दिन आया तो मुझे ये पता चला कि रितु की तबीयत काफ़ी ख़राब है। वो उठ नहीं पा रही है, काफ़ी ज़्यादा बुखार है उसे। तो मैंने वापस से फ़ोन किया। इस बार आंटी को फ़ोन मिलाया मैंने और मैंने पूछा कि आंटी हुआ कुछ ऐसे है कि कल रात रितु मुझे ऐसे कुछ बोल रही थी और आप लोग भी घर पे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं अभी आपको बता दूँ। और दोस्तों मैं यहाँ पे आप सब लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि जो आंटी अंकल है, मतलब रितु के जो मम्मी पापा है, वो लोग ये सब चीज़ों में इतना ज़्यादा भरोसा करते नहीं हैं, क्योंकि अंकल डॉक्टर है, तो उनको हर चीज़ मेडिकल वे में ट्रीट करना ज़्यादा पसंद होता है और काफ़ी हद तक ये बात सच भी होती है, राइट? तो लेकिन आंटी ने कहा कि नहीं, उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। अब डॉक्टर ने कहा कि बुखार आज शाम तक उतर जाएगा। मैंने कहा अच्छा अच्छा, तो अच्छी बात है और मैंने फ़ोन रख दिया। इसके बाद शाम हुई, मैंने वापस से फ़ोन किया, लेकिन जब मैंने फ़ोन किया तो मुझे पता चला कि रितु की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। आंटी ने कहा कि काफ़ी अजीब है, क्योंकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि वो ठीक हो जाएगी। मेरी मम्मी ने भी जब बात किया तो मम्मी ने भी यही एश्योरेंस है कि हाँ ठीक तो हो जाना चाहिए, आखिर क्या हुआ। लेकिन रितु वो बिस्तर में तो थी, सो रही थी वो तब हॉस्पिटल बेड में, लेकिन अजीब वो गरीब बात मतलब बोल रही थी। कुछ समझ में किसी को नहीं आ रहा था, ठीक है? तो सबने सोचा कि बुखार है शायद, इसीलिए ऐसे उटपटांग बातें कर रही होगी। किसी ने इतना ध्यान भी तब नहीं दिया उसके बातों के ऊपर। कुछ भी बात कर रही थी वो, मतलब, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 1 दिन 2 दिन करते आपका 10 दिन बीत गया। रितु की तबीयत बद से बदतर हो रही थी अब। मैं कभी-कभार फ़ोन कर लेती थी, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले थे, सबको प्रिपरेशन करना था, उसको भी प्रिपरेशन करना था इनफैक्ट। लेकिन रितु अभी भी हॉस्पिटल में थी और उसके मम्मी-पापा बहुत परेशान थे। बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर चुके थे अंकल, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मेरी जो मम्मी हैं, उन्होंने रितु के मम्मी को सजेस्ट किया कि तुम उसे घर पे लेके आओ और घर पे लेके आके कहीं और लेके जाओ उसे, किसी और डॉक्टर के पास दिखाओ। ये सब डॉक्टर से शायद होगा नहीं, या फिर तुम यहाँ पे आ जाओ जहाँ पे हम लोग हैं। तो इस पर रितु की मम्मी ने कहा कि हाँ, मैं बात करके देखती हूँ। लेकिन जब रितु यहाँ आई हमारे पास, तो मैंने जब उसे देखा तो उसके आँखों के नीचे काला-काला गड्ढा, मतलब बहुत अजीब लग रही थी वो। उसके होंठ पूरे सूख चुके थे, सफ़ेद पड़ गया था उसका चेहरा, मतलब मैंने कभी उसको ऐसा देखा नहीं था। वो बहुत गोरी थी, ठीक है? बहुत गोरी थी, बहुत सुंदर थी। लेकिन उसको ऐसे हालत में देखना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने आंटी से कहा कि आखिर क्या हुआ रितु को? कोई डॉक्टर उसका इलाज ढूंढ नहीं पा रहा था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि आखिर उसकी बीमारी क्या है। सब परेशान हो चुके थे। काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अजीब बात तो तब घटी जब एक रात को मैं उसके साथ सो रही थी और वो मतलब उठ गई और उठ के अजीबो-गरीब बातें कर रही थी, मतलब जो मुँह में आ रहा है वही बोल रही थी। तो फिर मैंने मम्मी को बुलाया, आंटी को भी बुलाया। दोनों आकर बैठ गए, बैठ के बातें कर रहे थे कि आखिर ये क्या हुआ इसको फिर से। फिर आंटी ने कहा कि शायद इसको दौरा पड़ा होगा वापस, तो मुझे इसे दवाई देना होगा, दवाई देने से ये ठीक हो जाती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हम लोगों को किसी को पता नहीं चल रहा था एक्चुअली ये क्या था, ठीक है ना? तो मैं देखती थी कि जब वो ऐसे मतलब हरकतें किया करती थी ना, तो उसके जो पैर होते थे वो एकदम ऐसे मुड़ जाते थे, मतलब पैर मुड़ जाते थे, हाथ मुड़ जाते थे और
मतलब अगर आप खुद देखेंगे, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ, अगर आप खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं मतलब क्या बताना चाहती हूँ आपको। उसके पैर जो होते थे वो मुड़ जाते थे। ऐसे तो हम लोग अगर बैठ जाए नॉर्मली तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमारे एंकल से हमारे पैर को ज़्यादा मुड़ नहीं सकते, लेकिन वो सोते-सोते उसका वो जो एंकल का जो हिस्सा है उस साइड से उसका पैर मुड़ जाता था। ये बहुत अजीब था। मैंने सोचा रितु तो योगा भी करती नहीं है कि उसका बॉडी इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है ना? दिन बीत रहा था, करीबन अभी उन लोगों को आए हुए 10-12 दिन हो गया। फिर रितु के पापा ने मतलब अंकल जी ने मेरे पापा से बात किया और कहा कि देखिए अभी तो यहाँ पे रहना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। हम लोग सोच रहे हैं कि बैंगलोर में जाकर किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। पापा ने कहा हाँ, हाँ, जो जैसा ठीक लगे मतलब। तो वो लोग गए, बैंगलोर में जाके उन लोगों ने एक और डॉक्टर से कंसल्ट की। तो वहाँ पे भी रितु का कुछ इलाज नहीं हो पा रहा था, किसी को पता नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हम लोग अक्सर आंटी को फ़ोन किया करते थे, शाम को, सुबह को, रात को। लेकिन एक दिन पता चला, आंटी ने कहा कि एक दिन पता चला कि रितु जिस बेड में सोती थी, उसके ठीक सामने वाले बेड में और एक लोग आए थे, ठीक है? वो लोग बांग्लादेश से थे। और मुझे तब ये भी पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बांग्लादेश से आते हैं इंडिया में ट्रीटमेंट करवाने के लिए। बहुत लार्ज क्वांटिटी में वो लोग आते हैं, ठीक है? ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं बेंगलोर में, मतलब साउथ में। तो एक पेशेंट ऐसा था जो बेंगलोर से बांग्लादेश से आया था और उसका जो बेड था वो रितु के एकदम बाजू में था। जब बातें हो रही थी तो पता चला कि वो लोग बांग्लादेश के ढाका से हैं। तो आंटी अक्सर उन लोगों से बात किया करती थी, मतलब बोलती थी कि क्या होगा, हमारे घर पे तो लड़की एक ही है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो क्या कर सकते हैं। बहुत दिन हो गया, एक्चुअली महीना होने को है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही है। 1-2 दिन बीतने के बाद उस कपल ने, जो बांग्लादेश से आए थे, उस कपल ने रितु के मम्मी से कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। तो आंटी जी ने कहा कि हाँ बताइए ना, क्या बात है। तो तब जो औरत एक्चुअली बीमार थी, उसके पति जो थे, उन्होंने आंटी जी से कहा कि आपकी जो बेटी है ये मतलब मेडिसिन से ठीक नहीं होगी। तो रितु के मम्मी ने कहा कि आखिर ऐसी क्या मतलब दिक्कत है मेरी बेटी को जो मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती। ये कहने के बाद वो जो आए थे कपल, उनका नाम शायद यास्मीन ऐसा कुछ था, मुझे पता नहीं है। आंटी को बस वो जो लेडी पेशेंट थी, मतलब उनकी जो बीवी थी, उनका नाम याद है, यास्मीन कुछ था शायद। तो यास्मीन के जो हस्बैंड थे, उन्होंने कहा कि आपकी लड़की को देखने से ना मुझे बहुत अजीब फील होता है, मानो इसके ऊपर कुछ मतलब ऐसा है, मतलब कुछ साया जैसा है। ये सुनने के साथ ही साथ आंटी ने कहा कि देखिए हम लोग ये सब बातों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है और फ़िलहाल तो अभी मैं अपने लड़की को ये सब चीज़ों में बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं डालूँगी। तो यास्मीन के जो हस्बैंड थे, उन्होंने वापस से रिक्वेस्ट की कि आप एक बार दिखा दीजिए, ठीक है ना? मैंने जो देखा है मैंने आपको वही कहा है, आपकी बच्ची मेडिकेशन से कभी ठीक नहीं होगी। अब आंटी को तो बता दिया, ये जो भी बात था आंटी को बता दिया, लेकिन अंकल जो थे रितु के पापा, वो ये सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानते थे। मतलब अगर कोई उनके साथ ये सब बातें करने लगे तो वो मतलब ऐसे कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन वो वहाँ से चले जाते थे। ऐसे टाइप के मतलब अंकल थे, वो ये सब बातों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। रितु की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ रही थी। अब अभी सुनने में ऐसा आ रहा था कि उसकी आई साइट जो है वो ख़राब हो रही थी, ठीक है? तो इस पर अंकल, वो जो यास्मीन के जो हस्बैंड हैं, उन्होंने वापस से कहा कि आप देखिए, आप एक बार कोशिश तो कीजिए, आप एक बार जाके उन लोगों से बात तो कीजिए। तो इस पर आंटी जी ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं एक बार बात कर देखती हूँ, ठीक है। जब अंकल से ये सब बातें की तो पहले तो अंकल ने मना कर दिया, लेकिन आंटी की बहुत कोशिश के बाद
ठीक है। आंटी की बहुत बहुत कोशिश के बाद अंकल ने एट लास्ट ये बोला कि अच्छा चलो ठीक है, एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। अभी कोशिश करके देख लेते हैं कहने से तो नहीं होगा। अभी कहाँ पे आएँगे, कहाँ जाएँगे, किसके साथ बात करेंगे, उन लोगों को तो पता है नहीं। इसीलिए वो लोग वापस से हमारे घर पे आ गए। जब शिफ्ट हो गए तो इनफैक्ट वो लोगों ने पापा से ये सब बातें की। तो इस पर पापा ने कहा कि देखिए मुझे तो ये सब के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। ऐसे करते-करते पता नहीं कैसे पर हम लोग कह सकते हैं कि ये एक उस मोमेंट के हिसाब से बहुत ही एक अच्छा समय था कि एक इंसान मिल भी गया। कैसे मिला, वो इंसान कहाँ से आया, इतना कुछ तो मुझे तब याद नहीं है, ठीक है। तो मुझे याद है कि उस इंसान ने कुछ लाल धागा अपने हाथों में बाँधा था और पापा से कहा था कि इसके अंदर में एक ऐसी चीज़ है जो जिसने मतलब इसके शरीर को एक घर बना लिया है। अब वो इसके अंदर से जाना नहीं चाहता है और ये जो भी चीज़ है ये बहुत-बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। तब क्योंकि मैं खुद छोटी थी, तो इसीलिए पापा मुझे ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करते थे। मतलब उनके हिसाब से अगर मैं ये सब में इन्वॉल्व हो जाऊँगी तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे बहुत डर लगता था ये सब चीज़ों से। तो ऐसे करते-करते पापा ने कहा कि अच्छा चलो लेकिन दूसरा कोई तो उपाय होगा, आखिर हम लोग कर क्या सकते हैं इसके लिए? इस पर कहा कि मैं आपको एक एड्रेस देता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए, शायद कुछ पता चल सके। अभी पापा ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अभी मुझे जो कुछ भी करना है तो जल्दी करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि अभी अगर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे करते-करते अभी करीबन 1.5 महीना हो गया, ठीक है? रितु की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। वो अभी भी बिल्कुल बिस्तर में पड़ी रहती है, चुपचाप, किसी से कुछ बातें नहीं करती और उसकी जो आईसाइट है वो मतलब धीरे-धीरे करके और बिगड़ रही थी। बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी और मतलब आंटी की माने मतलब जितना मैंने सुना है, उसकी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब थी कि और अगर 2-3 दिन और ज़्यादा रुक जाए तो मतलब वो और देख नहीं पाएगी। उसका बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो रहा था और मैंने नोटिस किया जो उसकी जो उँगलियाँ थी वो मतलब मैं छोटी हो रही है तो नहीं कहूँगी, लेकिन पतली हो रही थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी वो। उसका जो शरीर था वो धीरे-धीरे करते-करते और ज़्यादा सफ़ेद पड़ रहा था। वो ऐसे तो बहुत गोरी थी, ठीक है। मैंने सोचा कि शायद इसी के वजह से वो और ज़्यादा मतलब सफ़ेद लग रही होगी, ऐसा कुछ, क्योंकि मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं चल रहा था तब। फिर एक दिन वो 12 सितंबर था शायद, 12 सितंबर होगा क्योंकि उस दिन मेरी एक सहेली का मतलब बर्थडे था, तो मुझे वहाँ पे जाना था। मैंने मना कर दिया क्योंकि उस दिन पापा ने कहा कि आज घर से कोई भी नहीं निकलेगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने देखा कि एक मतलब पंडित जी जैसे मतलब वो एकदम धोती कुर्ता लगा के आए थे, माथे पे बहुत लंबा सा लाल कलर का तिलक था और उनका जो कलर था, जो ड्रेस का जो कलर था वो पूरा लाल कलर का था, ठीक है। उनके बाल ऐसे खुले और बिखरे हुए थे और उनके हाथ में एक बहुत लंबा सा त्रिशूल था और हाथ में कुछ ऐसे सफ़ेद कलर का कुछ पाउडर जैसा उन्होंने पकड़ा हुआ था। उनका हाथ मतलब उस पाउडर जैसे चीज़ से पूरा मतलब भरा हुआ था, ठीक है। मुझे तब देख के थोड़ा बहुत डर लगा, फिर अनईज़ी फ़ील हुआ तो मुझे कहा कि दूसरे रूम में जाने के लिए और रितु और उसके मम्मी-पापा वो तीनों कमरे में रहेंगे। तो पापा ने कहा कि उनको भी रहना है। तो ख़ैर मेरे पापा और रितु के मम्मी-पापा और रितु और उनके साथ वो जो पुजारी आए थे, ये लोग सब उस कमरे में मतलब घुस गए। मैं और मम्मी बाहर में थे तो हम लोगों को बस इतना सुनाई दिया कि कोई बेड को मतलब ऐसे उठाकर अगर छोड़ देता है ना, जैसे साउंड होता है, बेड को आप उठा देते हो हाथ से और छोड़ देते हो, तो कैसे साउंड होता है ना, और वो मतलब स्टील का बेड था, ठीक है। तो जो साउंड हो रहा था वो तब मतलब फर्स्ट फ्लोर में हो रहा था, ग्राउंड फ्लोर में पूरी सुनाई दे रहा था। तो लाइक बहुत ज़्यादा टेंस्ड सिचुएशन था। इसके बाद
जो पंडित जी आए थे उन्होंने कहा कि एक छोटा मोटा सा धागा मैं आप सब लोगों के हाथों में बांध देता हूँ, आप लोग इसको खोलिएगा मत, इसके हाथों में भी है और इससे अभी फ़िलहाल इंटरैक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम सब लोगों ने मान लिया, ठीक है, हम सब लोगों ने मान लिया। रात के करीबन 8:30 बजे रितु वो मुझे बुला रही थी और बोल रही थी कि मतलब उसे पानी पीना है। पापा ने पंडित जी को वापस से फ़ोन किया और पूछा तो पंडित जी ने बोला कि उसके साथ मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए, ये वो है ही नहीं। मैंने सोचा कि अच्छा चलो ठीक है, अभी वो पानी मांग रही है तो मैं दे देती हूँ, लेकिन पापा ने मुझे मना कर दिया, बोला कि अभी देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाके दे के आता हूँ। मतलब वो जाएंगे और वो दे के आएंगे, अच्छा चलो ठीक है। लेकिन जब हम लोग रात के वक्त सो गए, ठीक है, जब हम लोग रात के वक्त सो गए तब हमारे सबके दरवाजे में एक ही वक्त में, हर एक दरवाजे में एक ही वक्त में ऐसे कोई नॉक कर रहा हो, ठीक है ना। जो मैं, आंटी और मेरी मम्मी, हम लोग तीनों एक कमरे में थे, पापा और अंकल एक कमरे में थे। हमारे ये दोनों कमरों में एक ही साथ में नॉक हो रहा था। और मैं बता दूं आपको, ये 2 कमरे जो हैं ये बहुत ज़्यादा सामने सामने नहीं हैं। इन दोनों कमरों के बीच में हमारा किचन आता है, इसके बाद हमारा वॉशरूम का जो पोर्शन है वो आता है, इसके बाद हम लोगों का जो डाइनिंग एरिया जो है वो भी आता है। मतलब काफ़ी गैप है ये दोनों कमरों में। पापा ने मम्मी को फ़ोन कर कर कहा कि क्या तुम्हारे कमरे में नॉक हो रहा है? मम्मी ने कहा कि हाँ, ठीक है, हाँ हो रहा है। तो मैंने सोचा कि शायद रितु आई होगी ऊपर से, कमरे का जो कुंडी है उसको खोल के उसको लाना चाहिए, शायद उसकी तबीयत अभी अच्छी लग रही हो। लेकिन ऐसा कुछ अक्सर में था नहीं, ठीक है, रितु वो थी ही नहीं। मैं फिर से आपको कह देना चाहती हूँ, क्योंकि एक ही वक्त में 2 कमरों में कोई कैसे नॉक कर सकता है, वो दौड़ दौड़ के तो जाएगी नहीं, राइट। तो जब 2 कमरों में एक साथ नॉक हो रहा था और मेरे बुद्धि के हिसाब से मुझे खोलना था दरवाज़ा, मम्मी ने मना कर दिया। आंटी को बहुत डर लग रहा था तब, क्योंकि वो लोग ये सब चीज़ों में इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। रात ऐसे गई, ठीक है। सुबह गुरुजी जो पंडित जी जो थे वो आए और उन्होंने कहा कि आज आपकी लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप जो जितने भी लोग हैं यहाँ के, आज रात के लिए आप लोग कहीं और चले जाइए, ठीक है। आज से मतलब आपकी लड़की पूरी ठीक हो चुकी है और ये जो लाल धागा है ये आप लोग खोल के जो आप लोग का वॉशरूम है वहाँ पे आप इसको फ्लश कर दीजिएगा। तो हम लोगों ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, और कहा जब अगले दिन हम लोग घर में आएंगे तो नमक और पानी से पूरे घर को ऐसे पोंछ लेना है, तो इससे मतलब जो भी चीज़ें हैं वो साफ़ हो जाएगी। और इसके बाद मुझे वहाँ से भेज दिया उन लोगों ने, ठीक है ना। मम्मी ने कहा कि तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो और तुम्हें अभी यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चली गई वहाँ से। लेकिन ये 2-3 दिन पहले जब मैं मम्मी से फ़ोन में बातें कर रही थी तो ऐसे ही बातों में मम्मी ने तब मुझे कहा कि पता है उस दिन पंडित जी ने क्या कहा था जब मैंने तुझे उस कमरे में भेज दिया था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अरे हाँ बताओ, मैं तो भूल गई कि आखिर पंडित जी ने ऐसा क्या कहा था। तो तब मम्मी ने कहा कि रितु जो थी यानी कि रीता भरी, तो वो जब अपने घर में थी ना, जिस दिन उसने मुझे फ़ोन किया था, मतलब जिस दिन से उसका तबीयत एक्चुअली में ख़राब हो गया था, उसके पहले वाले दिन वो अपने घर से करीबन आधा किलोमीटर होगा शायद, वहाँ से वो गुजरी थी और वहाँ पे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। तो मैंने कहा हाँ, वहाँ पे तो अक्सर हम लोग भी खेलते थे, संडे को हम लोग जाते थे खेलने के लिए। तो तब मम्मी ने कहा कि वो वाला जो बरगद का पेड़ है वहाँ पे क्या हुआ था कि एक कुछ ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना जो वहाँ पे आकर मतलब बस जाती है। तो वो जो वहाँ पे जो भी कुछ एंटिटी था वो गलती से रितु के शरीर में आ गई, मतलब क्योंकि वो ऐसे वक्त से वहाँ से गुजर रही थी कि वो वाला एंटिटी उसके शरीर में आके लग गया। और रितु को तब समझ में नहीं आया और रितु के मम्मी पापा जो थे वो लोगों को भी ये सब बातों के ऊपर भरोसा नहीं था। वो लोग मेडिकेशन करवाते रहे लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो जो भी कुछ था वो उसके शरीर में एक पकड़ बना चुका था।
उसके शरीर को एक घर बना चुका था। धीरे धीरे करते 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 उसके शरीर को वो खोखला कर देता और जब ख़त्म हो जाती वो, तब वो वहाँ से निकल के वापस उस बरगद के पेड़ में चला जाता। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो इसके बाद मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की और मुझे ये जो ट्रेट है, ठीक है, ये जो ट्रेट है, ये ट्रेट हम लोग बचपन में बेताल, विक्रम बेताल देखते थे। तो जो बेताल है उसके साथ ऐसा ट्रेट काफ़ी मिलता है। जो बेताल होते हैं वो अक्सर ऐसे होते हैं कि आपके साथ आपके घर तक आ जाएंगे और आपके बॉडी में जब कुछ होगा नहीं उसके लिए, ठीक है ना, तो वो वापस उसी जगह पे चला जाता है। और इसीलिए अक्सर हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे, जैसे कि नानी माँ, दादी माँ, दादाजी, नाना जी, ऐसे लोग होते थे, वो हम लोग को बोलते थे ना कि कुछ ऐसे समय होते हैं जिस समय हमें पैरों के नीचे से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे वक्त होते हैं, अभी तो हम लोग हंसी मजाक कर कर ये सब बातों को उड़ा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसा वक्त होता है। और एक बात होती है ना कि लड़कों को स्पेसिफिकली कहा जाता है कि किसी भी बड़े बड़े ऐसे पेड़ या फिर पौधों में, ऐसे किसी भी जगह में जाकर मतलब तुमको पी नहीं करना चाहिए। मतलब तुमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये तो एक बहुत बड़ा मतलब पेड़ है, मैं यहाँ पे जाके मतलब कर लेता हूँ अपना जो भी काम है, ठीक है ना। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। एंड मैं आशा करती हूँ आप सब लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।